नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? पार्ट 3 एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। मैंने पहले दो वीडियो लेके आया था। एक था इनकोटर्म 2020 जो इनकोटर्म का लेटेस्ट वर्जन है। दूसरा मर्चेंटिंग ट्रेड, वो भी वीडियो था आरबीआई का लेटेस्ट गाइडलाइंस के ऊपर। मुझे आशा है आपने दोनों वीडियो देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप दोनों वीडियो देखिए, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोज है। मैं बेसिकली 3 लैंग्वेज में वीडियो अपलोड करता हूँ, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, तो सबको समझ में आए। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज पार्ट 3 में अपना टॉपिक है सी वे बिल वर्सेस बिल ऑफ लेडिंग। ये टॉपिक बेसिकली मैं लेके आया कि एक्सपोर्टर को समझ में आए सी वे बिल ऑफ लेडिंग एंड बिल ऑफ लेडिंग में डिफरेंस क्या है। करंटली वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 डिसीज के कारण सपोर्ट हो रहा है। उसके कारण पूरा इकोनॉमी इफेक्ट हो रहा है। पूरे ऑपरेशन एवरी इंडस्ट्री इज अफेक्टेड बाय दिस कोविड-19। उसके कारण सब ऑपरेशन है। इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड भी कोविड-19 से अफेक्टेड है। उसके कारण पूरा ऑपरेशन, जो शिपिंग एंड पोर्ट ऑपरेशन, वो भी अफेक्टेड है। उसके तो अफेक्टेड होने के कारण वो अपने फुल फ्लेज कैपेसिटी से नहीं चल रहे, लोग नहीं आ रहे, मशीनरी स्टाफ्स है एक जगह पे काम नहीं कर रही है, एवरीथिंग। तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि कुरियर भी बंद है, सब कुछ बंद है, तो डॉक्यूमेंट्स डेस्टिनेशन कस्टमर डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंचते नहीं है टाइम पे। अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि डेस्टिनेशन डैमरेज डिटेंशन बहुत बढ़ रहा है। तो लोगों ने नया मेथोडोलॉजी यूज किया, इंस्टेड ऑफ बिल ऑफ लेडिंग सी वे बिल इशू कर देते हैं। लेकिन सीए बिल इश्यू करने से तुम आप लोग का डैमरेज डिटेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट देर आर मेनी ऑल्सो ड्रॉबैक्स इन इश्यूइंग द सीए बिल। तो मैं लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए बिल ऑफ लेडिंग एंड सीए बिल में डिफरेंस क्या है, और सीए बिल ऑफ लेडिंग हम लोग ब्लाइंडली इश्यू मत कीजिए, उसके अंदर ड्रॉबैक्स भी बहुत है, बहुत रिस्क है। तो समझने के लिए मैंने ये नया टॉपिक लेके आया, सीए बिल वर्सेस बिल ऑफ लेडिंग। दोस्तों, पहले मैं आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स में, दोनों मेथोडोलॉजी में सिमिलैरिटीज क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में आगे के स्लाइड्स में मैं दोनों में डिफरेंस क्या है एंड रिस्क फैक्टर क्या है एक्सप्लेन करूंगा। नाउ पहला सिमिलैरिटीज, इट सर्व एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज एंड रिसीप ऑफ गुड्स बिटवीन शिपर एंड कैरियर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज मतलब क्या है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन शिपर एंड कैरियर, मतलब शिपिंग कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, वो शो करता है कि ये दोनों शिपिंग कंपनी और शिपर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज है, मतलब वन पोर्ट से, पोर्ट ऑफ लोडिंग से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक शिपिंग कंपनी माल लेके जाएगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज। एज वेल एज ये क्या दिखाता है, इट इज अ रिसिप्ट, मतलब सीए बिल एंड बिल ऑफ लेडिंग ये दोनों रिसिप्ट है। ये सर्टिफाई करता है कि शिपिंग कंपनी में आपसे माल लिया है फ्रॉम ट्रांसपोर्ट करने के लिए वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। सेकंड, ये इंश्योर करता है कि ये मरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, मतलब शिपिंग कंपनी इंश्योर करता है कि वाटर वे और सी वे से मैं मटेरियल लेके जाऊंगा, गुड्स लेके जाऊंगा। तीसरा पॉइंट है बोथ यूजेस इन नेशनल एंड इंटरनेशनल, मतलब ये लोकल ट्रांसपोर्ट में रिवर के लिए भी यूज होता है, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होता है विद इन कंट्री, एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होता है। इट्स आइडेंटिफाई द गुड्स एंड पीसेस एंड वेट। इसका मतलब दोनों डॉक्यूमेंट में गुड्स का डिस्क्रिप्शन, मतलब वो जनरल टर्म्स में लिखा जाता है, नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं, यानी वेट डिक्लेयर किया जाता है। ये चार सिमिलरिटीज है दोनों डॉक्यूमेंट्स में। दोस्तों, अभी हमने सिमिलैरिटीज देखा, अभी हम दोनों डॉक्यूमेंट में, दोनों मेथोडोलॉजी में डिफरेंसेस देखते हैं। डिफरेंसेस, सीवेबी, शिपर रिलीजेस हिज कंट्रोल ओवर द कार्गो इमीडिएटली। इसका मतलब क्या है, आपने सीवेबी पे माल एक्सपोर्ट किया तो आप एक्सपोर्ट का टोटली कंट्रोल निकल जाता है। कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ लोडिंग से माल एक बार निकल गया तो शिपर कुछ नहीं कर सकता है, वो कस्टमर को चला जाएगा, बाद में कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन बिल ऑफ लेडिंग में ऐसे नहीं होता है। बिल ऑफ लेडिंग में ऐसे नहीं होता है। शिपर डज नॉट रिलीज द कंट्रोल ओवर द कार्गो इमीडिएटली, हैविंग कंट्रोल ओवर द मूवमेंट्स एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स। द shipper
can maintain control of the shipment and can transfer its right of possession at the time of its choice. मतलब शिपर के पास चॉइस रहता है, एक्सपोर्टर के पास चॉइस रहता है कि मटेरियल का कंट्रोल मैं कभी छोड़ूं. सपोज कार्गो डेस्टिनेशन पे पोर्ट पे पहुंच गया एंड एग्रीड टाइम पे कस्टमर ने पेमेंट नहीं दिया तो सीओ बिल पे आप कुछ नहीं कर सकते. लेकिन बिल ऑफ लीडिंग में आप कार्गो डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंचने के बाद भी आप उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो. आपका पैसा आने के बाद भी छोड़ सकते हो, नहीं तो कुछ राइटिंग में लेने के बाद छोड़ सकते हो. मतलब आपका कंट्रोल अच्छी तरह से रहता है बिल ऑफ लीडिंग में. It only serve as evidence. The, the carrier is released with the delivery of the goods to the person identified in the documents. सीवे बिल एक एविडेंस है कि माल ये पोर्ट से वो माल पोर्ट पे लेके गया, गुड्स लेके गया. आणि और जो सीवे बिल पे कंसाइनी लिखा रहेगा उसको मटेरियल शिपिंग कंपनी दे देगा. जैसे कंसाइनी जो कंसाइनी कस्टमर जो भी है सीवे बिल पे लिखा है उसको सिर्फ सर्टिफाई करना पड़ता है. मतलब कुछ गवर्नमेंट प्रूफ और डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है कि जिसके ऊपर सीओ बिल पे उसका नाम है तो वही एंटिटी है, वही पर्सन है. तो शिपिंग कंपनी का काम हो गया, शिपिंग कंपनी उसको मटेरियल दे देगा. लेकिन इसमें बिल ऑफ लीडिंग में ऐसा नहीं होता है. बिल ऑफ लीडिंग एविडेंस भी है एंड टाइटल ऑफ गुड्स है. टाइटल ऑफ गुड्स मतलब बिल ऑफ लीडिंग ओरिजिनल प्रोड्यूस करना पड़ता है मटेरियल लेने के अगेंस्ट में. मतलब जब भी जो कोई ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग लेके आएगा प्रॉपर एंडर्स किया हुआ डॉक्यूमेंट तो ही उसको मटेरियल शिपिंग कंपनी देगा. ओरिजिनल टाइटल ऑफ गुड्स है वो, मतलब उसको बिल ऑफ लीडिंग वहां डेस्टिनेशन पे सरेंडर करना पड़ेगा. थर्ड पॉइंट, नो नीड टू फिजिकली फॉरवर्ड. सीवे बिल सिर्फ फोटोकॉपी उधर भेज दिया, काम खत्म. वो आदमी उधर डेस्टिनेशन में कस्टमर उसका ये ले लेगा, गुड्स का डिलीवरी लेगा. सरेंडर करने की जरूरत नहीं. लेकिन इसमें बिल ऑफ लीडिंग में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डेस्टिनेशन पे लगता है टू क्लियर द गुड्स. ये बड़ा डिफरेंस है उसमें. फोर्थ डिफरेंस, स्वे विल इज अ नॉन निगोशिएबल डॉक्यूमेंट. मतलब ये बैंक में आप निगोशिएट नहीं कर सकते हो. बैंक इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है सीओ बिल को. जस्ट एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए ले लेता है एडीपीएमएस में क्लोज करने के लिए. इट इज एक्सेप्टेड फॉर एडीपीएमएस पर्पज ओनली. लेकिन ये निगोशिएट बैंक कभी नहीं करता. लेकिन बिल ऑफ लीडिंग इट इज एक्सेप्टेबल इन द बैंक एंड इट इज अ निगोशिएबल बिकॉज इट इज अ टाइटल ऑफ गुड्स, टाइटल ऑफ क्रेडिट. मैंने पहले ही बताया इसको ओरिजिनल लगता है डेस्टिनेशन पे. इट्स कैरी द टाइटल ऑफ गुड्स स्टेटस. ओके. सेकंड, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी डिस्काउंटेड. ये निगोशिएबल है ही नहीं तो ये डिस्काउंट भी नहीं हो सकता है. सपोज आपको सप्लायर को पेमेंट देने का है और कस्टमर के पास आपका बिल यूजांस बिल है 30 डेज 90 डेज, मतलब आपका उतना देर के बाद पेमेंट आएगा और सप्लायर को आपको पेमेंट करने का. तो आप क्या करते हो, मोस्ट ऑफ द यूजांस भी रहेगा कुछ भी रहेगा तो आप बैंक में डिस्काउंट करते हो. सीओ बिल रहेगा तो आप डिस्काउंट करके फंड रेज कर नहीं सकते. तो आपको फंड नहीं मिलेगा तो आप सप्लायर को भी पेमेंट कर नहीं सकते. इसलिए ये डिस्काउंट नहीं होता है. लेकिन बिल ऑफ लीडिंग ये डिस्काउंटेड होता है, उसके अगेंस्ट में फंड रिलीज होता है. देयर आर some key factors to consider with the CWA bill. No original bill of lading are issued when CWA bill is issued. The carrier responsibility is to deliver the cargo the name receiver, sometimes referred to the consignment note. Do not act as a title of document and CWA bill can only be issued with the shipper written consent. इसको कंसाइनमेंट नोट भी बोला जाता है और स्पेशल शिपर का कंसेंट भी लिया जाता है क्योंकि शिपिंग कंपनी डोंट वांट टू पुट देमसेल्फ अंडर प्रॉब्लम. खुद को प्रॉब्लम में लाना नहीं चाहती तो पहले से इस पर राइटिंग में लेती है कि जिसके ऊपर आपने जिसका नाम डिक्लेयर किया तो उसको हम मटेरियल देंगे. बाद में हमारे पास मत आओ कि मटेरियल आपने रिलीज कर दिया. ओके. लेकिन बिल ऑफ लीडिंग में essentially whoever is the possession of the original bill of lading is entitled to demand the possession of good. मतलब जिसके पास बिल ऑफ lading ओरिजिनल है वही क्लेम कर सकता है. एज इट इज अ प्रॉपरली एंडोस, मतलब वो प्रॉपरली एंडोस भी होना चाहिए उसके नाम पे, नहीं तो ब्लैंक एंडोस होना चाहिए. एंडोसमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट पासेस द राइट ऑफ पोजीशन. इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि एक शिपर से दूसरा आदमी को ट्रांसफर कहता है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल होता है पीछे एंडोसमेंट करने के कारण. इसलिए एंडोसमेंट होना जरूरी है.
It is advisable to use CA bill when the shipper know to consignee well. मतलब जब भी आप कंसानी को अच्छी तरह से जानते हो, बहुत साल से उसके साथ बिजनेस कर रहा हो एंड ट्रस्टेबल है, तो उसके साथ ही बिजनेस करते सीए बिल यूज करो। नहीं तो 100% एडवांस पेमेंट आता है, उधर ही सीए बिल यूज करो। नया कस्टमर है, यूजेंस बिल है, मोस्टली आपको 30 डेज 90 डेज और 180 डेज के बाद पेमेंट आ रहा है, तो प्लीज़ सीवे बिल मत यूज़ कीजिए। बाद में कुछ डिस्प्यूट होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन बिल ऑफ lading इज सेफ टू यूज इन यूजेंस पीरियड। बिल ऑफ lading यूजेंस पीरियड में जो पीरियड होता है पेमेंट, उसमें भी आप बिल ऑफ lading यूज किए, दैट इज ऑल्सो सेफ। पॉइंट नंबर 8, not useful in the shipment under letter of credit as it doesn't control the transfer of goods and funds। मैंने पहले ही बोला, सीवे बिल में सामने वाला मटेरियल लेके जाएगा, उसको टाइटल ऑफ गुड्स कैरी नहीं करता सीवे बिल, इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट में सीवे बिल एक्सेप्ट नहीं होता है। इवन आप सप्लायर के ऊपर भी लेटर ऑफ क्रेडिट यूज ओपन कर रहे हो, तो बैंक सीवे बिल पे सप्लाई लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन नहीं करता है। एक्सपोर्ट में भी लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें आप डॉक्यूमेंट निगोशिएट करने से करते करते तब तक कस्टमर मटेरियल भी लेके जाएगा, तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज इट इज डजंट कैरी द टाइटल ऑफ गुड्स। लेकिन बिल ऑफ lading में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इज कंट्रोल द टाइटल ऑफ गुड्स। मतलब आप अपने बैंक में डालोगे, आपका बैंक कस्टमर के बैंक को भेजेगा, कस्टमर बैंक कस्टमर को देगा, कभी देगा वो प्रॉपर एंडोस करके देगा, प्लस उससे पेमेंट लेगा, उसके अगेंस्ट में बिल ऑफ lading देगा, नहीं तो उससे अंडरटेकिंग लेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज लेगा साइन करके। आफ्टर 30 डेज 90 डेज यू विल पे टू बैंक, और उसका फंड फ्रीज करके रखेगा, लीन मार्क करके रखेगा, एयर मार्क करके रखेगा। तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन पूरा सेफ होता है, इसलिए बैंक बिल ऑफ lading एक्सेप्ट करता है लेटर ऑफ क्रेडिट में, सीवे बिल एक्सेप्ट नहीं करता है। Point 9, bank do not accept CA bill as a part of payment procedure. Unlike original bill of lading, the shipper can't stop the release of cargo when freight payment is made as soon as cargo मतलब शिपिंग कंपनी को फ्रेट पेड हो चुका है, तो इमीडिएटली फ्रेट आने के बाद और प्रीपेड रहेगा, तो इमीडिएटली उधर पहुंचने के बाद इमीडिएटली कंसाइनी को मटेरियल दे देगा शिपिंग कंपनी, इसलिए कंट्रोल कुछ नहीं होता है, इसलिए बैंक एक्सेप्ट नहीं करती इसी। लेकिन बिल ऑफ lading में प्रॉपरली एंडोस बिल ऑफ lading होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होने चाहिए, तो ही मटेरियल दिया जाता है। और इसके कारण डिले भी होता है, क्लियरेंस में इसके कारण इंपोर्ट क्लियरेंस में डिले होता है। सीवे बिल में डैमरेज डिटेंशन इज वेरी लेस, क्योंकि उसमें कुछ रहता ही नहीं है, माल पहुंचते ही जिसका नाम लिखा है वो कस्टमर हैज टू कम फॉरवर्ड, ही हैज टू शो द गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, ही इज ओनली दैट पर्सन, और वही कंपनी है, तो शिपिंग कंपनी उसको माल इमीडिएटली दे देता है, तो डैमरेज डिटेंशन नहीं आता है। लेकिन बिल ऑफ lading में डैमरेज डिटेंशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, if ट्रांजिट टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट लेता है, पोर्ट से आता है, फिर वो अपने बैंक में डिपॉजिट करता है, निगोशिएट करता है, डिस्काउंट करता है और कलेक्शन भी देता है। उसका बैंक 2 दिन लेता है प्रोसेस करने के लिए, देन वहाँ से डेस्टिनेशन बैंक पे कुरियर जाता है, उसको इसके लिए 5 डेज और लगते हैं। फिर डेस्टिनेशन बैंक में आने के बाद बैंक इम्पोर्टर को इंटीमेशन देता है, डॉक्यूमेंट चेक करता है, देन वो डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने के लिए कहीं इम्पोर्टर से पेमेंट लेके उसको हैंड ओवर करने के लिए, नहीं तो बिल ऑफ एक्सचेंज, नहीं तो एनी अदर अंडरटेकिंग लेके उसको हैंड ओवर करने के लिए प्रोसीजर के लिए टाइम लगता है। तब तक माल कभी कभी ट्रांजिट टाइम कम रहेगा तो पोर्ट पे पहुंच जाता है, तो डैमरेज एंड डिटेंशन चालू हो जाता है। तो बिल ऑफ lading में डैमरेज डिटेंशन के चांसेस रहते, सीवे बिल पे नहीं रहते। इसलिए आजकल कोविड सिचुएशन में हर कोई सीवे बिल इशू कर रहा है, लेकिन उसमें रिस्क है कि आपका पेमेंट नहीं मिलने, क्यों, नहीं तो कस्टमर माल लेके भाग जा सकता है। वंस सीवे बिल इज इशूड इट कैनॉट बी चेंज, इसको चेंज नहीं सकते। लेकिन बिल ऑफ lading वन इशूड इट कैन बी चेंज, क्योंकि टाइटल ऑफ गुड शिपर के हाथ में रहता है, जिसके जब तक उसके हाथ में बिल ऑफ lading है तब तक वो उसको चेंज कर सकता है, उसको स्विच कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। दोस्तों आपने बिल ऑफ lading देखा होगा, बिल ऑफ lading में कंसाइनी कॉलम में मोस्टली टू ऑर्डर और द टू द ऑर्डर ऑफ बैंक रहता है, द टू द ऑर्डर ऑफ स्वीपर रहता है। और बहुत सारे टू द ऑर्डर्स रहते हैं, लेकिन आपने सीवे बिल में ऐसा नहीं देखा रहेगा। लेकिन
कि सीओ बिल कैनॉट बी कंसाइन टू ऑर्डर, उसको टू ऑर्डर नहीं बना सकते हैं. इट हैज टू बी कंसाइन to a direct customer only. Delivery of cargo covered under CVA bill of lading can be made only to the consignee on the bill of lading or his authorized representative. मतलब सीओ बिल में डायरेक्ट कंसाइनी का नाम लिखा होना चाहिए, नहीं तो उसका जो फॉरवर्डर रहता है, उसका क्लियरिंग एजेंट रहता है, उसका नाम लिखा होना चाहिए, उसके नाम पे डायरेक्ट किया जाता है. मतलब वो माल लेके डायरेक्टली क्लियरेंस कर सकते हैं. लेकिन बिल ऑफ lading में ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि शिपर ने माल एक कस्टमर को बेचा टू द ऑर्डर. अभी वो डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं कर रहा होगा उसके फैक्ट्री में, और किसी को बेच रहा होगा, वो ट्रेडर हो सकता है, तो उसको वापस पीछे वो एंडोर्समेंट करेगा टू ऑर्डर ऑफ, और किसी के नाम पे कर देगा. मतलब इसको ट्रांसफरेबल होता है बिल ऑफ लेडिंग, इसलिए टू ऑर्डर बिडर सब आपने बिल ऑफ लेडिंग में देखा होगा, लेकिन सीवे बिल में ऐसा नहीं देखते आप. इट इज यूज इन डायरेक्ट एक्सपोर्ट, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट में यूज होता है, ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं यूज होता है. ट्रेडिंग बिजनेस में एक ट्रेडर एक से लेता है, दूसरा ट्रेडर को भी बेचता है, नहीं तो डायरेक्ट कंज्यूमर को भी बेचता है. इसमें दो तीन ट्रेडर भी रहते हैं, तो इस चीज में क्या होता है, वो बिल ऑफ लेडिंग बार बार एंडोर्स होता है. वो बिल ऑफ लेडिंग में पॉसिबल रहता है कि एंडोर्समेंट के, सीवे बिल में बार बार एंडोर्समेंट पॉसिबल नहीं रहता, वो डायरेक्ट कंसाइनी के नाम पे, नहीं तो वो नेम पर्सन के नाम पे किया जाता है. इसलिए सीवे बिल ट्रेडिंग बिजनेस में यूज नहीं होता है, ओनली बिल ऑफ लेडिंग ट्रेडिंग बिजनेस में यूज होता है, क्योंकि उसके पीछे एंडोर्समेंट कर सकते हैं, आप उसको रीसेल कर सकते हैं. When cargo cover under CVA bill is released, the release may be termed as express release. आप एक्सप्रेस रिलीज टर्म्स आपने सुना होगा. एक्सप्रेस रिलीज मतलब क्या, इमीडिएटली रिलीज करो, जैसे ही माल उधर पहुंचता है एक्सप्रेस रिलीज पे रिलीज करो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे वेट मत करो. सीवे बिल में ऐसे ही होता है, इसलिए इसको उसको बोलते हैं एक्सप्रेस रिलीज. लेकिन बिल ऑफ लेडिंग में एक्सप्रेस रिलीज होता है, लेकिन देर आर सर्टन फॉर्मेलिटीज वो कंप्लीट करना पड़ता है. पहले तो चीज वो बिल ऑफ लेडिंग कैरी द टाइटल ऑफ गुड्स, जो जिसके हाथ में बिल ऑफ लेडिंग है, वन प्रॉपर एंडोस किया है, उसको शिपिंग कंपनी माल देता है. आप अभी एक्सप्रेस रिलीज करना रहेगा तो तब तक बिल ऑफ लेडिंग डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचेगा, तो उसको कंट्री ऑफ ओरिजिन में, नहीं तो दूसरा कंट्री में, उसको जिधर बिल ऑफ लेडिंग है उधर उसको सरेंडर करना पड़ता है. सरेंडर करने के बाद शिपिंग कंपनी, सरेंडर करने के बाद शिपिंग कंपनी डेस्टिनेशन काउंटर पे मैसेज करता है कि रिलीज द कार्गो, मीन्स उसको बोलते हैं एक्सप्रेस रिलीज. तो उसके लिए फॉर्मेलिटीज बहुत रहता है बिल ऑफ लेडिंग में, लेकिन सीवे बिल में ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं रहता है, इसलिए उसको एक्सप्रेस रिलीज बोलते हैं. दोनों में एक्सप्रेस रिलीज पॉसिबल है, लेकिन बिल ऑफ लेडिंग में यू हैव टू कंप्लीट सर्टेन फॉर्मेलिटीज. दोस्तों होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया रहेगा, और रिस्क फैक्टर क्या है ये भी आपको समझ में आया. सीवे बिल में इजी वे आउट बहुत है, लेकिन रिस्क फैक्टर भी बहुत है. आपका पेमेंट लॉस होने के चांसेस है, क्योंकि पेमेंट पूरा नहीं मिलने के चांसेस है, नहीं तो पार्टली मिलने के चांसेस. इसलिए बिजनेस कर रहे हो तो नॉन पर्सन के साथ करो, उसके साथ ही सीए बिल यूज करो. दीज आर सर्विसेज ऑफर्ड बाय माय कंपनी. आपको इसमें से किसी चीज की सर्विस जरूर है, प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी. यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम टू मी, और इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट योर वैल्यूबल टाइम. दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी मैंने आपको दिया है. आप इसके ऊपर जो भी चाहिए क्वेरी मुझे भेज सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. और एक रिक्वेस्ट है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.